दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय पथ में। मैं जय कुमार आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। तो देखते हैं हमें रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ एडवांस चीज़ें दिखती है। अभी भी कुछ बेसिक ही रहेगा, थोड़ा आगे जाते हैं हम। लेक्चर जैसे जैसे ख़त्म होने आएगा हम थोड़ा एडवांस की ओर हमारा कदम रखते जाएंगे वैसे वैसे। तो हमने कुछ लास्ट लेक्चर में देखा था मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है ना, मेरी वीडियो लेक्चर्स मंडे को आने वाला था वीडियो लेक्चर। तो कुछ इशू हो गया बिल्डिंग का, मतलब जिधर ऑफिस है उधर कुछ कोरोना का केस वगैरह मिला है। और आज आने वाला था पर आज का वो वाईफाई का सीन था। और अभी लाइट गया था तो जस्ट लाइट आया अभी, मतलब रात के 12-1 बज चुके हैं फिर भी हम रिकॉर्ड करते हैं। वैसे भी सर है हमारे साथ, तो कुछ नहीं हम करते देखते हैं आगे रेशियो प्रोपोर्शन का। ज़रा आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलो आपको, द डायमेंशन ऑफ अ फोटोग्राफ्स आर, द डायमेंशंस ऑफ फोटोग्राफ आर 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। If the breadth of the enlarged photo is, if the breadth of the enlarged photo is 4.5 centimeter and it was enlarged proportionally, then find the length of photograph, then find the length of photograph। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में कुछ बेसिक ही चीज़ दिया है, द डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ। जब भी हम किसी चीज़ की डायमेंशन लेते हैं ना, तो क्या आता है हमारा फॉर्मूला। अभी दो ही चीज़ दी, इसका मतलब डायमेंशन क्या देगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी फोटोग्राफ रहेगा तो ट्रायंगल में तो रहेगा नहीं, तो फोटोग्राफ रहेगा तो रेक्टेंगल में रहेगा। और हम जब भी डायमेंशन लेते हैं ना, तो हम क्या लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो 4 है हमारा, ये लेंथ हो गई और 1.8 हमारी ब्रेथ हो गई। लेंथ क्या हो गई 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गई हमारे 1.8 सेंटीमीटर। अभी उसने दिया क्या है कि जो ब्रेथ है हमारी वो इंलार्ज होके कितना बन गई 4.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या हुई हमारे प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुए हैं। प्रोपोर्शनली इसका मतलब इसको जितने से मल्टीप्लाई हुआ है इसको भी उतने से ही मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको रेशियो में ऐसा कर सकते हैं, रेशियो में हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4:1.8 इज इक्वल टू x, जो कि लेंथ हो जाएगी हमारी x से रेशियो 4.5। और हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। बस हम सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे 4/1.8 इज इक्वल टू x अपॉन 4.5। 4.5 इधर आ जाएगा, 1.8 इधर, तो 4 इंटू 4.5 इज इक्वल टू x इंटू अभी देखो 1.8 इधर जाने वाला, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ इसको, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल आउट। अभी मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 2 से कट करता हूँ 2, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमें अगर देखना है कि 1.8 को कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या करता हूँ, क्या कर लूँगा 4.5 ओपन 1.8, 9 2 जा 9 5 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 2/5। 2/5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अगर लेंथ को न्यू लेंथ L1 V1 ले लेता हूँ इसको इंटू, तो अगर मैं 4 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 बार में कट हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 5 बॉल कॉस्ट ₹8, what do 15 ball cost? If 5 ball cost ₹8, then 15 ball cost 15 ball cost। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मुझे बताओ बॉल अगर इंक्रीज हो गया तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया, बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली कैसा होता है, मैन और वर्क का होता है, मैन और वर्क। अगर मैन पावर अगर हमारी बढ़ गई तो वर्क का जो टाइम रहेगा हमारा वो घट जाएगा, हमारा वर्क का टाइम घट जाएगा। अगर मैन पावर हमारी कम हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। अगर ये कम हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये चीज़ें हो गई हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम देखते हैं, हम इसको ये वैसे देखते हैं कि 5 बॉल की जो कॉस्ट है हमारी कितनी है, ₹8। पूछी कितनी है, 15 बॉल्स की, 15 बॉल्स की पूछी है x। ओके, इसको x ले लेता हूँ मैं। 15 इधर चल जाएगा हमारा और x इधर, तो 8 इंटू 15 अपॉन ये 5 नीचे, x इधर जो 5 मल्टीप्लाई होने वाला है वो मैंने नीचे ले लिया। 5 3 8 3 24, x की वैल्यू आ गई 24। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ₹8 जो कॉस्ट है हमारी वो 5 बॉल की है, तो 15 बॉल की ₹8 जो कॉस्ट है हमारी वो 5 बॉल्स की है, तो 15 बॉल्स की कितनी, कैलकुलेट कर दूंगा मैं। 5 3 8 3 24 आ गया हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देगा आपका, इफ 15 मैन कैन रीप अ फील्ड इन, if 15 men can reap a field in 28 days, in how many days, in how many days 10 men reap it, 10 men reap it, ठीक है। रीप का मतलब होता है खुदाई करना। क्वेश्चन आपको दिया है, अगर 15 मैन एक फील्ड को 28 दिन में खोदते हैं तो 10 मैन वो फील्ड कितने दिन में खोद लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, 15 मैन उनकी एफिशिएंसी अगर मैं एक कंसिडर कर लूँ, इसको मैं 2 वे से बताता हूँ। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें टाइम का कुछ नहीं दिया, नहीं सॉरी, देखते हैं हम आगे देखते हैं। 15 मैन है हमारा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली से पढ़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का बताता हूँ मैं आपको आगे। 15 मैन जो है हमारा कैन रीप अ फील्ड इन 28 डेज, तो मैं मैन की एफिशिएंसी 1 कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा मेरा टोटल वर्क, 15 इंटू 28 आ जाएगा मेरा टोटल वर्क। तो इस टोटल वर्क को जब मैं 10 मैन है उनकी भी एफिशिएंसी 1, क्योंकि मैन तो सेम ही हर जगह की एफिशिएंसी चेंज नहीं किया उन्होंने। 10 मैन की
कितने दिन में करेंगे, तो ये आएगा मेरा, ये टोटल वर्क यहाँ पे। तो जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा इसको, टोटल वर्क क्या है मेरा, 15 इंटू 28 अपॉन 10, यही है ना टोटल वर्क। इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स जो डेज है मेरे वो आ जाएंगे यहाँ पे। और इसको मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, इसका एक फॉर्मूला भी आता है, MDH अपॉन W1, ये आ जाएगा वर्क आपका, ये आ जाएगा वेजेस, MDH अपॉन W2, बड़ा और छोटा लिख लेना इसको, 1 1 1 2 2, या था आपका मैन, और ये टाइम आता है आपका, टाइम पीरियड डेज एंड टू आवर, ये भी मैन मतलब इफिशिएंसी या फिर मैन पावर, कितनी क्वांटिटी मैन्स की, ये टाइम डेज एंड आवर्स। ये आपका आता है वर्क, ये आता है आपका वेजेस, ठीक है। अगर वही फॉर्मूले में आपको यहाँ पे पुट करके दूँ, 15 इंटू 28 M1 D1 इज इक्वल टू M2 कितना आपका, M2 है आपका 10 इंटू एक्स डेज, तो यहाँ पे आपकी क्लियरली वैल्यू आ जाएगी, वही हुआ यहाँ पे। और मैं दूसरा बोलूँ आपको, ये अगर दिया नहीं रहेगा आपको तो भी आप इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ओके, क्योंकि वर्क तो दोनों जगह पे सेम है आपका 1 1, ओके। और वेजेस दिया नहीं आपको तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे, वेजेस हमको दिया देता तो हम फाइंड भी कर सकते थे फॉर्मूले में पुट अप करके, तो दिया नहीं आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ इसको, 5 2 जा 5 3 जा 2 से कट कर दूंगा, 14 14 3 जा 42, एक्स की वैल्यू आ गई 42 डेज। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम इसको इनडायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, जो बोला आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 15 मैन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम क्या आ जाएगा इधर नीचे, बराबर। इधर कितने मैन है, 10 मैन है, टाइम क्या आ जाएगा इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, 10x इधर चल जाएगा, 28 इधर, 15 इंटू 28 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, वही आ गया, देखो 10 नीचे चल गया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली क्या क्या होता है, टाइम और मैन, मतलब मैन पावर, जैसे आपकी मैन पावर बढ़ेगी टाइम आपका कम होगा, टाइम और स्पीड, जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा टाइम आपका क्या होगा, कम होगा, जैसे स्पीड घटेगा टाइम आपका बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि 12% कैन मेक 1 1 टॉयज इन 12% कैन मेक 1 1 टॉयज, ठीक है, 1 1 1 टॉयज, मतलब 12 बंदे 111 टॉयज बनाते हैं, तो उसने पूछा है कि 148 टॉयज बनाने में कितने बंदे लगेंगे, कितनी मैन पावर लगेगी 148 टॉयज बनाने में। तो देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन को, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, MDH अपॉन वर्क, M1 M2, दिया क्या है मुझे, वर्क ही दिया है ना, टॉयज मतलब ये वर्क आ गया मेरा, ये आ गया मेरी मैन पावर, और मैं दूसरी मैन पावर मुझे फाइंड करनी है, मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 12% कैन मेक 1 1 टॉयज, हाउ मेनी पर्सन कैन मेक 148 टॉयज, 148 इधर चल जाएगा, ये करते हैं इसको सॉल्व, 12 इंटू 148 अपॉन 1 1, ओके। अभी मल्टीप्लाई करते हैं,
इसमें ज़्यादा है क्या? हाँ ज़्यादा है, 4 टाइम्स में। आंसर आ गया आपका 16। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगले टाइप में। ये चीज़ें मैं टाइम एंड वर्क में क्लियर कराऊंगा आपके, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपको A/B इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट दे आपको B/C इज 5/2। फाइंड करने को बोला उसने, A/B/C। ओके, तो ये टाइप पे मैं बता देता हूँ आपको कि डायरेक्ट वे में कैसे निकालते हैं और निकलता क्यों है वैसे, वो भी बता देता हूँ आपको। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे A/B/C, A/B/C। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ उसका। A में मतलब A/B क्या दिया है उसने, 3/4, और B/C क्या दिया उसने, B/C क्या दिया है, 5/2। अभी आप मुझे बताइए कि B तो दोनों में कॉमन ही देना चाहिए ना, जो B रहेगा हमारा वो तो दोनों में कॉमन ही देना चाहिए। और ऊपर क्या हो गया 4 हो गया और नीचे क्या हो गया 5 हो गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, इसको सेम बना लेता हूँ, सेम बना लेता हूँ। तो सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। मैंने क्या लिया 5 और 4 का एलसीएम 20, तो 20 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई। अभी जब मैं नीचे 5 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रेशियो भी तोड़ना नहीं हमें, नहीं तो रेशियो टूट जाएगा, 3/20 आ जाएगा रेशियो, नीचे आ गया 20/2 मतलब 10/1 आ जाएगा रेशियो। तो रेशियो भी मुझे कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ से 5 से। नेक्स्ट जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो 15, 20, 28 बन गया मेरा रेशियो, 15/20/8। अभी हम देखते ज़्यादा डायरेक्ट वे में इसको कैसे करते हैं। 3/4 दिया मुझे A/B का, और B/C दिया है 5/2। ओके, तो डायरेक्ट वे में अगर हम देखें ना, तो इस 4 का आप यहाँ पे लेके आइए और इस 5 को यहाँ पे लेके आइए, वही हुआ है ना, 5 को 4 से वही मल्टीप्लाई, और यही 4 से क्या हुआ है नीचे हुआ है 2 को मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 5 से एक ही टर्म को मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उठ के आएगा। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ अभी, ये होगा मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। ये आ गया आपका A/B/C। नेक्स्ट लेते हैं हम, A/B 1/3। A/B is equal to 1/3। B/C is 2/5। Again C/D is 2/, सीधा ले लेता हूँ यहाँ पे A/B/C/D। A/B क्या दिया मुझे 1/3, B/C क्या दिया 2/5, C/D क्या दिया 2/3। बराबर, सिंपली जो नंबर कॉमन है उसको आगे ले लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। बराबर, यहाँ पे ये दोनों सेम है, 3 आ गया यहाँ पे, तो आगे क्या आएगा हमारा, आगे क्या आएगा हमारा, ये 2 को हम यहाँ पे आगे ले लेंगे। ओके, ये 2 को हम यहाँ पे आगे ले लेंगे। बराबर,
6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ओके, ये आ गया आपका रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 105. Sum of three numbers 105. Sum of three numbers is 105. If the ratio between first and second, if the ratio between first and second number is क्या दिया है 2:3 and second to third is and second to third is 4:5. Find the second number. Find the second number. देख लेते हम. सपोज मैं तीन नंबर ए बी सी ले लेता हूँ. ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी. रेशियो दिया है 2:3 ए और बी का. तो सेकंड टू थर्ड नंबर का रेशियो दिया है 4:5. क्वेश्चन में गिवन क्या है, तीन नंबर का जो सम है वो दिया है मुझे 105. तो उसने मुझे रेशियो दिया है दो नंबर का. पहले दो नंबर का रेशियो दिया है 2:3 और सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया है 4:5. तो उसने पूछा मुझे कि सेकंड जो नंबर है उसकी रियल वैल्यू क्या है. ये तो रेशियो वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू उसने पूछा है. तो ज़रा आप ट्राई कीजिए, मैं ज़्यादा टाइम देता आपको, ट्राई कीजिए ज़रा क्वेश्चन. ये देखते हैं. मैंने क्या बोला था आपको, ये तीन यहाँ पे ले जाना है हमें. मुझे 4 है ना यहाँ पे. ऐसा नहीं आपको 2 नहीं लाना है इधर. 2 क्यों नहीं लाना है, ये हमें 3 ही लाना है इधर. जो जिसके नंबर रहेगा नीचे वही लाना है. आपको ऐसा भी दिया देता था, सपोज मैं बोलता हूँ आपको ऐसा दिया देता था. तो रेशियो बिटवीन first and second number is 2:3 and the ratio between first and third number is 3:5. तो ये कंडीशन में हम क्या करते थे, ये 3 को इधर लेते थे और ये 2 को इधर लेते थे हम. ओके, तो कंडीशन क्या दिया हमें उसने, कंडीशन दिया उसने हमें 4:5. तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, 3 इधर और 4 इधर. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15. ठीक है, 8 प्लस 12 20. 20 अगर हम डायरेक्ट करें इसको विदाउट एक्स क्या हो जाएगा, जो रेशियो की सम है हमारी 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 15 35. 35 के सामने दिया है 105. 35 इंटू कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं. 5 3 15, 3 3 9, 105. तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. टोटल जो हो गए हमारे 35, उसको 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 105 लाने के लिए. सेकंड नंबर पूछा है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा इसको 3 से मल्टीप्लाई. 12 3 36. ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ x लेके
8x plus 12x plus 15x is equal to 105. 35x is equal to 105. आगे कैलकुलेट करूँगा मैं 3 टाइम्स में x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3. x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ सेकेंड नंबर में यहाँ पे तो 12 3 कितना आ जाएगा मेरा 12 3 आ जाएगा 36. ये आ जाएगा आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. इसमें क्या कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम मिल्क एंड वाटर के लिए. ये टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चंस में इसमें क्या होता है ना एक वेसल रहता है एक या फिर दो या फिर तीन बराबर कितने भी देना तो इससे कुछ नहीं हमें सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए. इसका कॉन्सेप्ट आ गया ना तो कितने भी वेसल रहें तो 3 4 कुछ हार्ड नहीं देता है वो तो बेसिक ही देता है. क्या देता है कि हम क्वेश्चन देख के ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें तो बहुत बेसिक देता है ये टॉपिक. तो क्या देता है ना इसमें एक तो मिल्क ऐड होता है नहीं तो वाटर ऐड होता है. हमें बस देखना क्या है कि कांस्टेंट क्या देता है हमारे क्वेश्चन में गिवन कांस्टेंट क्या है हमारे वही देखना पड़ता है हमें. तो एक एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपका और उससे ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो. तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको 1 man add 3 liters of water to 1 man add 3 liters of water to 12 liters of milk. 12 liters of milk and other 4 liters of water to 10 liters of milk. 10 liters बोलचे चालू करायचं and 4 liters of water to 10 liters of milk. और आगे पूछा उसने what is the ratio of strength of milk? What is the ratio of strength of milk in new mixture? मैं आपको बता देता हूँ पहला क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि कुछ इसके पास एक कंटेनर है सपोज उसमें क्या किया उसने 12 लीटर्स ऑफ मिल्क था पहले उसमें फिर बाद में उसने क्या किया कि उसमें 3 लीटर पानी डाल दिया बराबर. तो पहले कंटेनर में मैं बोल सकता हूँ कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 3:12 या फिर कैंसिल आउट करके आ जाएगा 1:4. और दूसरे कंटेनर में क्या किया उसने 10 लीटर मिल्क था उसमें वो 4 लीटर वाटर डाल दिया. ओके तो मैं बोल सकता हूँ 2:5 दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया. ओके फिर आगे उसने पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन 2 मिक्सचर्स. न्यू ने कंबाइन में किया उसने 2 मिक्सचर तो दोनों मिक्सचर में उसका रेशियो क्या देगा. तो देखते हैं हम मिल्क एंड वाटर का रेशियो है सपोज 3 लीटर वाटर डाल दिया उसने 12 लीटर ऑफ वाटर मिल्क में तो टोटल कितना हो गया वेसल तो
हम बोल सकते हैं 15 लीटर की क्वांटिटी उसमें है अभी। ओके, नेक्स्ट लेता हूँ मैं। नेक्स्ट बोला उसने कि 4 लीटर वाटर डाल दिया उसने, कितने में? 10 लीटर मिल्क में। तो इनकी क्वांटिटी कितनी हो गई अभी? 14 लीटर। ये 15 हो गई और ये 14। मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ पहले। रेशियो के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, ये 2 आ जाएगा और ये 5। इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, ये 1 आ जाएगा और ये 4। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा? 4:1 एंड 5:2 का बनेगा, बराबर। अभी क्या हो जाएगी क्वांटिटी मेरे? 5 की और 7 की। क्या होता है ना, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो क्वांटिटी का, पूछा क्या है? रेशियो पूछा है उसने, इसका पूछ लिया रेशियो। हम 4:5 नहीं बोल सकते डायरेक्ट, क्यों नहीं बोल सकते? हम इसको तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक दोनों की क्वांटिटी हम सेम नहीं ले लेते। दोनों वेसल की क्वांटिटी जब तक हम सेम नहीं लेंगे ना, तब तक हम इसको तोल माप नहीं कर सकते। मैं अब सपोज आपसे कहूँ कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम है ना, एक में सपोज 5 लीटर है और एक में 60 लीटर है, तो हमारा कंपैरिजन तब तक नहीं होगा उससे कि जब तक हम उसकी क्वांटिटी सेम नहीं कर लेते। उसकी क्वांटिटी हम सेम नहीं कर लेते, या तो मैं इसको 5 बना दूँ या तो इसको 7 बना दूँ, क्योंकि फाइनली हमारा आंसर जो पूछा है वो रेशियो में पूछा है। ओके, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि ये 15 लीटर है और ये 14 लीटर है। हम दोनों को कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक ये एक लेवल में नहीं आ जाते। तो ये 19-20 हो जाएगा, ऊपर का क्या आ जाएगा, नीचे का क्या आ जाएगा। तो हमें सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से। जब मैं बाहर 7 से कर रहा हूँ टोटल को मल्टीप्लाई, तो अंदर भी मुझे 7 से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे रेशियो भी नहीं तोड़ना है। तो इसको 5 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, और इसको 5 से। पूछा गया आगे उसने मिल्क 2 पहले कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में मिल्क का रेशियो। अभी हम ले सकते हैं इसका रेशियो, क्योंकि हमने वेसल की जो क्वांटिटी है, जो टोटल मिक्सचर है, उसको हमने रेशियो में ले लिया, कांस्टेंट रेशियो में। तो 7 4 जा और 5 5 जा 5 5 जा, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 25। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, 2 वेसल ऑफ इक्वल क्वांटिटी। Vessels of equal quantity, 2 vessels contain equal quantity of mixture of 2 vessels contain equal quantity of mixture of milk and water. Mixture of milk and water. Okay, milk and water in the ratio 8:9 and 12:5 respectively. 12:5 respectively. आगे क्या पूछा है उसने हमें? Both mixture are now mixed. Find the ratio of milk and water in the new mixture. If both are mixed, find the ratio of
water new mixture। टू वेसल थी है उसमें, मैं ले लेता हूँ ए और बी, टू वेसल से मतलब दो कंटेनर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है मुझे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है। पहले इसमें 8:9 एंड दूसरे इसमें 12:5। जब मुझे दिया है कंटेंट्स इक्वल क्वांटिटी और लास्ट इसमें दिया नहीं था मुझे, तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम कर दिया। अगर उसने बोला देता मैं कि मिक्स करना है, इसका 2 पार्ट लेना है मुझे और इसका 3 पार्ट, तो मैं इसको सेम करके इसको 2 पार्ट कर लेता था और इसको 3 पार्ट कर लेता था। देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी, सारा खेल टोटल का है इसमें। तो मिक्स करना है हमें, तो मिक्स तो हमें करना पड़ेगा और क्वांटिटी सेम करके। 8 + 9 17, 12 + 5 7। ओके, तो सेम ही है दोनों भी, वेसल की क्वांटिटी सेम ही हो गई। पूछे क्या उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो सिंपली से ऐड कर दो, 12 + 8 20, 5 + 9 14, 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 10 रेशियो 7। ये आ गया आपका आंसर न्यू मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन। Two vessel contain equal quantity of mixture of milk and water in a ratio 9:5. In ratio 9:5 and 4:3 respectively. If both the mixtures are now mixed fully, find the ratio of milk and water in the new mixture. Okay? इसमें भी वही है, दो कंटेनर्स हैं, दोनों में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है और उसने क्या पूछा है कि इनको मिक्स करने के बाद न्यू जो मिक्सचर होगा उसमें इनका रेशियो क्या होगा मिल्क एंड वाटर का। तो आइए हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे हम ऐसे देखते हैं कि रेशियो दिया है पहले कंटेनर में 9:5 और दूसरे में दिया है 4:3। टोटल में करूंगा तो इनकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 14 और ये 7। तो मैंने क्या बोला आपको, सेम करना पड़ेगा क्वांटिटी, तब तक हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 इसको बना लेता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करके। जब मैं टोटल का कर रहा हूँ तो अंदर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा रेशियो भी ना टूटे। बस फिर तो आगे क्या करना है, आपको ऐड ही करना है। न्यू रेशियो पूछा है ना आपको मिल गया नोटा का, तो 9 + 4 * 8 कितना हो जाएगा आपका 17, 5 + 3 * 6 कितना आ जाएगा 11। ये आ गया आपका न्यू इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट में दिया है 3:2 एंड 4:3, 3:2 एंड 4:3। इसको ऐसे देखते हो कि दो कंटेनर्स है, दो वेसल्स हैं, उसमें क्या है मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है मुझे 3:2 एंड 4:3। हमें उसको ऐड करना है न्यू कंटेनर में, मिक्स करना है उसे। तो उसने पूछा कि न्यू कंटेनर में उसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले कंटेनर में दिया है रेशियो 3:2, दूसरे में दिया है रेशियो 4:3। ओके, इसका सम आ जाएगा 5 और दूसरे का आ जाएगा 7। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा, तब तक मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। क्वांटिटी सेम के लिए इसको 7 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, इसको 5 से। जब मैं टोटल का कर रहा हूँ तो अंदर में करना पड़ेगा मुझे इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं इनको सिंपली ऐड कर सकता हूँ न्यू मिक्सचर
निचोड़ लेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बताया था आपको हर एक एग्जाम में हर एक टॉपिक के अंदर ये आता है, ये रेशन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो आइए हम देखते इसको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। तो ध्यान रखिए अपना कोरोना में। और अभी क्या हो गया, एग्ज़ाम आने लग गए धीरे धीरे। नेक्स्ट फरवरी में, ये जो दिसंबर तक है ना, अच्छी कैसे वैकेंसी भी आ जाएगी। तब तक आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फरवरी से क्या होने वाला है, ऐसा मतलब कुछ नोटिस वगैरह दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि नेक्स्ट फरवरी से वन नेशन वन एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। कुछ CET नाम दिया उन्होंने, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो देखते हो उसके हिसाब से भी 3 लेवल पे एग्ज़ाम होगा वो, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, उस हिसाब से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। फिर उसमें जो आपका मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से मेरिट से आप रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए वो हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाय, गुड नाइट मेरे लिए, और आपके लिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह तक वीडियो आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और ध्यान रखिए अपना।